अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है महाभारत का, आपके पसंदीदा शो का, जिसमें दर्शकों मैं सबसे पहले आज आपको 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाऊंगी और एक एक खबर को बताऊंगी, समझाऊंगी। आप सबसे पहले देखिए, अफगान का हमला, भागी पाक सेना। जी हां, काबुल पर हवाई हमले के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब एक बड़ी युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा रखा है। मुल्ला मुनीर के प्यादों को तालिबानी दौड़ा कर पीट रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों के हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर में खौफ है। उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दे। क्या है पूरी खबर दर्शकों, इस शो में मैं आगे आपको विस्तार से समझाऊंगी, लेकिन अब आप दूसरी तस्वीर को देखिए। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर का एक नया सीन देखने को मिल रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि 1 नवंबर से सभी चीनी सामानों पर 100% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। यानी अमेरिकी बाजार में चीनी उत्पादों पर कुल टैक्स दर लगभग 130% तक पहुंच जाएगा। चीन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने 100% टैरिफ लागू किया तो अंजाम बुरा होगा। क्या है पूरी खबर मैं आपको बताऊंगी और इससे नुकसान किसको होगा। क्या चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर उन्हीं तक सीमित रह जाएगा या पूरी दुनिया पर भी इसका असर होगा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन दर्शकों, अब तीसरी तस्वीर को देखिए। एनडीए में ऑल इज वेल, गठबंधन में होगा खेल, ये बड़ा सवाल। बीजेपी में मैराथन मीटिंग जारी है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। एक एक सीट के गुणा भाग पर मंथन हो रहा है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर फाइनल राउंड की बैठक हो रही है। बिहार चुनाव को लेकर दिल्ली में होने वाली सीईसी बैठक में सीटों की फाइनल सेटिंग होना तय मानी जा रही है। यानी कि अब से कुछ देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। ये पता लग जाएगा कि कितनी सीट मिल रही है किसको और सीट शेयरिंग फॉर्मूला आखिर क्या कुछ तय होता है। लेकिन दर्शकों, अब मैं आपको बताऊंगी कि अफगानिस्तान का जो हमला है उसके बाद पाकिस्तान में कैसे हाहाकार मचता है। आपको दर्शकों मैं ग्राफिक्स के जरिए बताऊंगी क्योंकि समझना जरूरी है। पहले हमला पाकिस्तान ने किया, पहले जो अटैक है वो पाकिस्तान करता है, उसके बाद उसका मुंह तोड़ जवाब अफगानिस्तान देता है। लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान की हवा एकदम टाइट हो चुकी है। पाकिस्तान ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर अब हम खुद को कैसे बचाएं और कहां जाए, क्योंकि अभी तो ऑपरेशन सिंदूर से बाहर नहीं निकले थे। आप ये ग्राफिक्स देखिए। पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी सोच के कि वहां पर टीटीपी के आतंकी छिपे हुए हैं। एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी होती है, माकूल जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान अफगान की ड्यूरेंट लाइन पर गोलीबारी होती है। अंग्रेजों के जमाने की लाइन है। रॉकेट मोर्टार और हैवी मशीन गनों से हमला किया जाता है। नंगरहार और कुनार प्रांतों में पाकिस्तान चौकी एकदम तबाह हो चुकी है। ये शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम, सैन्य वाहन सब कुछ तबाह हो गए। दर्शकों, अफगान का पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा है, एकदम कब्जा जमा लिया है। वहीं अफगान के हमले में कई पाकिस्तान सैनिकों की मौत हो गई है, यानी कि मुंह की खानी पड़ी पाकिस्तान को। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के कई सैनिक पकड़ लिए हैं और अब वो छोड़ने वाला नहीं है, ताकि ये बताया जाए कि अगर अफगान को आप छेड़ोगे तो फिर उसका हाल क्या होता है। पाकिस्तान ने सोचा था कि वो डरा देगा, अफगानिस्तान पर हमला कर देगा और उसके बाद उस पर अपनी तानाशाही दिखाएगा। उसको उम्मीद नहीं थी कि इतनी शक्तिशाली तरीके से अफगानिस्तान जवाब देगा। और मैं दर्शकों आपको बता दूं कि कैसे अफगानी सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों की हवा टाइट कर दी है, कैसे पाकिस्तान के सैनिक अपने पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं, कैसे पाकिस्तान सरकार बैकफुट पर आ गई है। ये जानना जरूरी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
बॉर्डर पर बमबारी, पाक वर्सेस अफगान। काबुल पर एयर स्ट्राइक, अफगान का पलटवार। अफगान का प्रहार, चौकियां छोड़ भागी मुनीर आर्मी। पाकिस्तान बॉर्डर पर अफगानिस्तान का अटैक। पाक में क्या हुआ? हर तरफ धुआं धुआं। पाकिस्तान पर कहर बनकर टूट रहा अफगानिस्तान। हमले में 50 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो चुके हैं। अफगानियों ने 20 से ज्यादा चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बीते कुछ दिनों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के बाद अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तानी सेना पर हमला कर दिया है। काबुल पर हवाई हमले के बाद शुरू हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव अब बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। काबुल पर हमले के जवाब में तालिबान के नेतृत्व वाले अफगान सुरक्षा बलों ने शनिवार देर रात डूरंड लाइन पार कर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला बोल दिया। अफगान सैनिकों ने एक साथ सीमा के 5 प्रांतों से हमले किए, जिससे पाकिस्तानी सेना की हालत खराब हो गई। पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां तबाह हो गई हैं और कई पर अफगानिस्तान के सैनिकों का कब्जा है। हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तानी सैनिक अपने हथियार छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। आतंकी मुल्क पाकिस्तान में तालिबान ने कोहराम मचा रखा है। मुल्ला मुनीर के प्यादों को तालिबानी दौड़ा दौड़ा कर पीट रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों ने डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान की चौकियों को धुआं धुआं कर दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बर्बादी के लिए जो बख्तरबंद टैंक भेजे, उन पर भी तालिबानी लड़ाकों ने कब्जा कर लिया। जंग भीषण हो चुकी है। पाकिस्तान के लिए तालिबान नासूर बन गया है। शहबाज और मुनीर सेना को मरता छोड़ किसी बिल में छिप गए हैं। तालिबान के हमलों में अब तक पाकिस्तान के 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है। 40 पाकिस्तानी चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है। पाकिस्तान के ड्रोन सर्विलांस, रडार सिस्टम और सैन्य वाहन पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। तालिबान के 9 लड़ाके भी पाकिस्तान से लड़ाई में अब तक मारे जा चुके हैं। तालिबानी लड़ाकों के हमले से शहबाज और मुल्ला मुनीर भी खौफ में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इस हमले का क्या और कैसे जवाब दें। पाकिस्तान के उस मुल्ला मुनीर ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि उसने काबुल में टीटीपी के जो कमांडर थे उनके ऊपर हमला किया। लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान ने न केवल इमीडिएट एक्शन लिया, मगर अब जो ये एक्शन लिया है कि डूरंड लाइन के ऊपर, जिसे वो मानते ही नहीं, उसने पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया और बहुत सिपाहियों को मार भी दिया। ऑपरेशन सिंदूर में मिले जख्मों से पाकिस्तान अभी करहा ही रहा था कि काबुल में टीटीपी प्रमुख नूर वली महसूद को निशाना बनाकर हवाई हमला कर मुनीर ने सबसे बड़ी गलती कर दी। पाकिस्तान के हमले में टीटीपी चीफ नूर वली महसूद तो बच गया, लेकिन बड़ी संख्या में आम अफगानी मारे गए, जिसके बदले में तालिबान ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के डेरा इस्माइल खान जिले में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को दहला दिया। फिलहाल डूरंड लाइन के पास पाकिस्तान के नरसंहार और कुनार प्रांत में तालिबानी लड़ाकों ने भयंकर तबाही मचा रखी है। तालिबानियों के हाथों पिटने के बाद मुनीर बौखला गया है। पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया गया है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों की तरफ पाकिस्तान ने होवित्जर तोपों का मुंह खोल रखा है। अफगानिस्तान के आम नागरिकों को मुल्ला मुनीर निशाना बनाकर मौत के घाट उतरवा रहा है। तालिबान पाकिस्तान के भीषण जंग के बीच एक सवाल आपके भी मन में होगा कि आखिर दोनों मुल्कों के बीच विवाद क्या है। दरअसल 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा डूरंड लाइन को लेकर अफगानिस्तान पाकिस्तान का विवाद 130 साल पुराना है। ब्रिटिश और अफगान के बीच 1883 में डूरंड लाइन समझौता हुआ था। तब अफगान पख्तून समुदाय 2 देशों में बटा। पाक और अफगान के बीच डूरंड लाइन बलूचिस्तान खैबर पख्तूनवा से गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान इस समझौते को नहीं मानता। पाकिस्तान में कुछ खास हलके हैं जो हालात को खराब करने की कोशिश कर रहा है,
तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दी है। अफगानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है, हमने काबुल पर हुई स्ट्राइक का बदला ले लिया है। अगर पाकिस्तान ने दोबारा काबुल पर हमला किया तो हमारी सेना निर्णायक जवाब देगी। अफगानिस्तान पाकिस्तान की जंग में दुनिया की नजर सऊदी अरब के रुख पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट किया था। लेकिन तालिबान के खिलाफ जंग में सऊदी ने संयम बरतने की सलाह देकर शहबाज और मुनीर को तगड़ा झटका दे दिया है। फिलहाल पाकिस्तान की हालत खस्ता है। मई में ऑपरेशन सिंदूर और अब अफगानिस्तान के ऑपरेशन बदला ने शहबाज और मुनीर की रीढ़ के पॉइंट हिला दिए हैं। जिन्ना के हसीन ख्वाबों वाला मुल्क पाकिस्तान पूरी तरह से नर्कस्तान बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सवाल ये बड़ा है कि पाकिस्तान और टीटीपी में लड़ाई क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने तो तहरीक तालिबान पार्टी को बनाया, फिर अब वो उसी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ क्यों लड़ रहा है? तो 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 2001 के हमले में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। पाकिस्तान ने अफगान में टीटीपी पर कई बार हमले किए हैं। आपको बता दूं कि टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप भी है। 2007 में भुट्टो की हत्या में पाकिस्तान ने टीटीपी को शामिल करना। अब आप गिनते जाइए। 2008 में इस्लामाबाद के होटल में बमबारी का भी आरोप टीटीपी पर है। 2008 पाकिस्तान में हमले में 32 लोगों की हत्या का भी आरोप है। फिर वहीं 2009 में पाकिस्तानी सेना हेडक्वार्टर पर हमले का भी आरोप टीटीपी पर लगा। 2012 में मलाला यूसुफजई को गोली मारने का भी आरोप टीटीपी पर लगा। 2014 में पेशावर में आर्मी स्कूल में हमले का भी आरोप टीटीपी पर लगा। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को सच्चा इस्लाम नहीं मानती है और ऐसे में इसीलिए तनातनी है, इसीलिए लड़ाई है, जो लड़ाई यहां तक आ गई है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता दूं, अफगान और पाकिस्तान वॉर में एक बड़ी खबर आपको बता रही हूं। आमिर खान मुत्ताकी का बयान आया है। पाकिस्तान के कुछ लोग हालात खराब कर रहे हैं। ये आमिर खान मुत्ताकी, जो कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, इनका कहना है कि कुछ लोग हालात को खराब कर रहे हैं। बैठकर बात को ठीक किया जा सकता है, हालात को सुलझाया जा सकता है। एक बार सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं मुत्ताकी। पाकिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात का एक चीज़ वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का आवाम और पाकिस्तान का जो सियासून है और हुकूमत में भी अक्सर लोग जो है वो अमन पसंद लोग हैं, वो अफ़गानिस्तान के साथ अच्छा ताल्लुकात चाहता है। पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी सियासून के साथ हमारा कोई मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ख़ास हलके हैं जो हालात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान अपना सरहदों का, अपना फ़ज़ा का हक़ महफूज रखे और जैसा कुछ खिलाफ वर्जियाँ हुआ है उसके फ़ौरन जवाब भी दिया। और फिर रात जो इंतकामी ऑपरेशन हुआ तो उसमें हमारा जो हदफ और मतलूब था वो हासिल हुआ। और एक और जानकारी, हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान। हर हालात से निपटने के लिए अफगान सेना तैयार है। कुनार के नारे जिले में अफगान सेना का डिप्लॉयमेंट। भारी हथियारों, बख्तरबंद टैंक के साथ अफगानी जवान एकदम तैयार हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान से झड़प के बाद हाई अलर्ट पर अफगानिस्तान ने कह दिया है कि कुछ लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। बैठकर बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी हर हालात से निपटने के लिए अफगान की सेना तैयार है। और आपको बता दूं कि पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वहां पर भी कब्जा अफगान ने कर लिया है। इसके अलावा कई सैनिकों को भी पकड़ लिया है। और अब यहां पर हम देख रहे हैं कि भारी हथियार हुए या बख्तरबंद टैंक हुए, इनके साथ अफगानी जवान एकदम मुस्तैद हैं।
एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान का पलटवार। कंधार के स्पिन बोल्डक जिले में पाकिस्तान का हमला होता है। पाकिस्तानी ड्रोन से 2 हवाई हमले किए गए हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान भी नहीं रुक रहा है। अफगानिस्तान के हमले के बाद पाकिस्तान ने भी पलटवार कर दिया है। आप देखिए अफगानिस्तान पर पाकिस्तान का जो हमला होता है और कैसे दोनों ही तरफ से अब लगातार एक अटैक करता है तो दूसरा उसका जवाब देता है और यहाँ पर काउंटर अटैक होता है। लेकिन अभी भी ये जो स्थिति है यहाँ पर डी-एस्केलेट होती हुई नहीं दिख रही, बल्कि यहीं से और एस्केलेट होती हुई दिख रही है। ये मामला और आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कितने दिन और चलेगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन आप देखिए कैसे कहीं पर आग लगी है, कहीं पर धुआं निकल रहा है तो कहीं पर भगदड़ मच गई है। वहां अफगान की सेना तैयार है, यहाँ पर पाकिस्तान वार पलटवार कर रही है। और दर्शकों अब मैं अगली खबर आपको बता दूं, एनडीए में ऑल इज वेल। टिकटों के बंटवारे को लेकर एनडीए की फाइनल राउंड की बैठक हो रही है और ये बैठक राजधानी दिल्ली में चल रही है। कहा यह जा रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है, बस अब इसका औपचारिक ऐलान होना है, यानी कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से कुछ देर बाद आप रिपब्लिक भारत की स्क्रीन पर देखेंगे। हम आपको बताएंगे क्या फॉर्मूला तय हुआ है। देखिए ब्लूप्रिंट तैयार, ऐलान का इंतजार। सीईसी की बैठक चिंतन सार्थक। बीजेपी का मंथन, सीटों पर चिंतन। बीजेपी में मैराथन मीटिंग जारी है। दिल्ली में बिहार बीजेपी नेताओं का जमावड़ा लगा। बड़ी खबर आपको बता दूं, बड़ी जानकारी मिल रही है। एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है और ये माना जा रहा था शाम तक तस्वीर साफ हो जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये बड़ा अपडेट, सीटों का बंटवारा हो चुका है। जहां पर खींचतान चल रही थी, बीजेपी और जेडीयू को 101 सीटें मिल रही हैं, यानी कि जो 103 का अनुमान था वो 101 पर आ गया है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटें तय हुई है। ये बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूं। अब चिराग पासवान को कितनी सीट मिलती है देखना होगा। यहाँ पर जीतन राम मांझी, क्या उनकी मांगों को माना गया है? उपेंद्र कुशवाहा, ये सभी एनडीए के साथी हैं और आज शाम का समय इसलिए तय था क्योंकि जो बैठक सीईसी की होनी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी थी तय और ये माना जा रहा था कि अब इसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आप देखिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। 101 सीटें बताई जा रही हैं बीजेपी और जेडीयू को। एलजेपीआर को 29 सीट, आरएलएम को 6 सीटें। यहाँ पर आपको बता दूं सीटें बढ़ा दी है और ये ट्वीट भी आ चुका है। ये ट्वीट है विनोद तावड़े का, आप देख रहे हैं। संगठित व समर्पित एनडीए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए परिवार के सभी सदस्यों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपसी सहमति से सीटों का वितरण किया। भाजपा 101 सीट, जेडीयू 101 सीट, लोजपा रामविलास 29 सीट, यानी कि चिराग पासवान जो बार बार कह रहे थे कि नहीं 20-25 सीट नहीं, तो उनको 29 सीट दे दी है। और आपको बता दूं जीतन राम मांझी पार्टी को 6 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीट, यानी कि 6 सीट मिलेगी जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को। 29 सीट चिराग पासवान की पार्टी, लोजपा रामविलास को, और भाजपा 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि इस ट्वीट में आप आखिरी लाइन जो देख रहे हैं, एनडीए के सभी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय का हर्षपूर्वक स्वागत किया है। सभी साथी कमर कस चुके हैं और बिहार में फिर से एनडीए सरकार बनाने के लिए संकल्पित है। ये विनोद तावड़े का ट्वीट आप देख रहे हैं। विनोद तावड़े वही हैं जो चिराग पासवान के घर पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेकों बार जा रहे थे। रूठने मनाने का दौर चल रहा था, प्रेशर पॉलिटिक्स की तस्वीर हम देख रहे थे और ये एक बड़ा सवाल था कि अगर गणेश, ये माना जा रहा था कि अगर जो सीटें चिराग पासवान या जीतन राम मांझी बोल रहे हैं वो नहीं मानी तो फिर उनके पास क्या विकल्प बचता है। लेकिन पूरी तरह से उम्मीद थी कि शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और मना लिया जाएगा और वही तस्वीर भी सामने आ गई है। देखिए, सबसे पहली बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, बीजेपी के बिहार के जो प्रभारी है विनोद तावड़े, उनका एक ट्वीट आया। उन्होंने ट्वीट किया संगठित व समर्पित एनडीए, उसमें सीटों को लेकर बताया। जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं 2 दिन पूरी तरीके से दिल्ली में हलचल रही है। शनिवार और रविवार का पूरा दिन शाम तक हलचल रहा है। अब जब बीजेपी कार्यालय में पहुंचते विनोद तावड़े, हमने पूछा क्या कुछ रहा सर बता दो, तो बोले ऑल इज वेल। अब ऑल इज वेल क्या रहा देखिए, बीजेपी को बिहार में 101 सीट मिली है, जेडीयू को 101 सीट मिली है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 29 सीट मिली है। अपने आप में बहुत बड़ी सीट उन्हें इस बार मिली गई। और
लोक मंच जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है उसे 6 सीट दी गई है, जीतन राम मांझी की हम पार्टी उसे 6 सीट देगी। यानी सभी को जिस तरीके से इससे एक तरीके से जो कहा गया जीत, यहाँ पर विनोद तावड़े का जो ट्वीट है उन्होंने एक तरीके से अपने आप में साबित करता है और कहा गया कि संगठित और समर्पित एनडीए, यानी अब बिहार में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होगा, लगातार हम देख रहे थे कि जो सहयोगी दल है उनका साफ तौर से कहना था कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे या बीजेपी जो कहेगी हम सभी एकजुट है, संगठित है। तो लगातार देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही क्षण के बाद यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। कोर कमेटी की बैठक में जिन नामों को लेकर चर्चा की गई थी वो नाम केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में रखे जाएंगे। नामों के पास होने के बाद संभवतः जताई जा रही कि कल सुबह या दोपहर तक चुनाव में जो नाम यहाँ पर डिस्कस हुए वो नामों को जाहिर कर दिया जाएगा और उसके बाद देखिए सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला अब तय हो चुका है। उसके बाद सभी उम्मीदवार हम देखेंगे कि चुनावी मैदान में दम भरते हुए दिखाई पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर बीजेपी के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले हमने देखा था कि गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। बस अब कुछ ही क्षणों के बाद यहां पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो जाएगी और नामों को लेकर अब मंथन किया जाएगा कि कौन होगा बीजेपी का वो उम्मीदवार जो बिहार के चुनाव के लिए 101 सीट पर बिहार में जो बीजेपी को 101 सीट मिली है उस पर अपना दम भरते हुए दिखाई पड़ेगा। जी बिल्कुल दिखाई पड़ेगा और वो इंतजार देखिए पूरा यहाँ पर हो गया। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को 6-6 सीटें मिली है। वहीं चिराग पासवान को भी अच्छी खासी नंबर मिल चुके हैं, जिसको लेकर लगातार एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही थी। वो 20 से 25 सीटों पर मानने को तैयार नहीं थे, हालांकि 40 से 45 सीट मांग रहे थे गणेश। लेकिन यहाँ पर एक पूरी तरीके से अपने संगठन को साध लेने का काम कर लिया है और अब जो पेच फंसा हुआ था, जो मामला सीटों को लेकर उलझा हुआ था, वो सुलझ गया है। अब एनडीए प्रचार में आगे जुटेगा। देखिए सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे पहले अगर हमने पिछला चुनाव देखा था 2020 का, तो चिराग हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, दोनों अलग अलग चुनाव लड़े थे। उसका बीजेपी को खामियाजा भी उठाना पड़ा था। हमने देखा था कि मगध के क्षेत्र में कितनी बड़ी सीटें उनको वहाँ पर हारनी पड़ी थी। तो नहीं चाहते थे कि इसी भी तरीके से इस बार यानी 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को किसी भी तरीके से खामियाजा उठाना पड़े। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था किस तरीके से कोशिश कर रहे थे एक साथ हो सके, लेकिन नहीं हो पाया था। अब देखिए 2025 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सब एकजुट है, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी। तो यानी बीजेपी यानी एनडीए जो एक समर्पित लोग जाएगी और जिस तरीके से विनोद तावड़े का ट्वीट भी है, समर्पित और संगठित एनडीए चुनावी मैदान में जब उतरेंगे तो एक तरीके से पावर की तरह उतरेंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से एनडीए ने जिस तरीके से जो बातें कही, हम किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ खड़े हैं, कोई हमारे अंदर मन मुटाव नहीं है। अब कुछ ही देर बाद जब बीजेपी की अब कोर कमेटी की बैठक अब यहाँ से शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऊपर कक्ष की ओर अब यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं, लेकिन लगातार हम देख रहे थे कि चिराग पासवान 30 से 40 सीट मांग कर रहे थे। अब देखिए जिस तरीके से विनोद तावड़े ने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बताया है, चिराग पासवान को 29 सीट मिला है। यानी जिस तरीके से बीजेपी गणेश हम तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं, अब से कुछ देर पहले पहुंचे हैं और आप भी यही बात बता रहे हैं। लेकिन गणेश, ये जो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला तय हुआ है, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अब इस एनडीए में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं है। अगर हम जेडीयू और बीजेपी की बात करें, देखिए पहले कहा जाता था कि जेडीयू को एक तरीके से वहां पे बड़ा भाई माना, जेडीयू हमेशा ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है। लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों 101 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बीजेपी का हमेशा कहना रहा है, यानी एनडीए का हमेशा कहना रहा है कि हम एक साथ जाएंगे, चुनावी मैदान में जाएंगे, हम जनता के लिए काम करते हैं, हमारे अंदर किसी भी तरीके से कोई मतभेद नहीं है, किसी भी तरीके से कोई दुर्भावना भी नहीं। तो उसी तरीके से अब ये देखिए जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा किसी भी तरीके से कोई मनमुटाव या कोई आपस में कोई दिक्कत देखने को मिल रही थी, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि जेडीयू ने हमेशा विधानसभा चुनाव में बीजेपी से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा है। लेकिन इस बार पहली बार है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों को बराबर सीटों पर चुनावी मैदान में उतर पड़ रहे हैं। यहाँ पर कोई बड़ा या छोटा भाई की तस्वीर देखते हुए नहीं दिखाई पड़ रही। लेकिन जब दोनों इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर जाएंगे तो देखने वाली बात होगी कि देखिए उपेंद्र कुशवाहा और जिस तरीके से जीतन राम मांझी या चिराग पासवान किस तरीके से वो
लोगों को संगठित कर पाते हैं, लोगों को समझा पाते हैं। क्योंकि देखिए बिहार का चुनाव हो और जातिगत चर्चा ना हो, जातिगत बातें ना हो, तो ये देखने, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि इन प्रदेशों में जब चुनाव होता है तो जातिगत समीकरण को ध्यान रखते हुए सीट का बंटवारा से लेकर हर एक चीज तय की जाती है। हमने देखा था कि जब चिराग पासवान हो या जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा जब अलग थे तो किस तरीके से इन लोगों को खामियाजा भी उठाना पड़ा था। लेकिन अब जब 2025 के चुनाव में एनडीए संगठित होकर विधानसभा के चुनाव में उतर रही है तो किस तरीके से जातिगत समीकरण में इन्हें फायदा होगा। क्योंकि अलग अलग हम देखें अगर तो बिहार में जब टिकटों का बंटवारा होता है तो जातियों का भी खासा वहां पर ध्यान रखा जाता है। जी बिल्कुल, जातियों को साधने का काम किया जाता है और ज्यादा खींचतान से कुछ फायदा किसी को होता नहीं है। तो यहाँ पर मानने में ही फायदा है, क्योंकि लगातार जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी, जो सीट चाह रहे थे, चलिए उतनी नहीं लेकिन जितनी दी गई थी उससे आगे अब इनको ऑफर की गई और वहां पर सहमति बन गई है। अब आगे जो काम है वो ये कि चुनावी प्रचार में कैसे जुटना है। उपेंद्र कुशवाहा और मांझी को, यानी कि जीतन राम मांझी को 6-6 सीट अब मिल गई है। दोनों 6 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव है, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। और आपको बता दूं कि विनोद तावड़े ने बाकायदा ट्वीट करके ये बताया है कि सहर्ष खुशी के साथ सभी दलों ने मिलकर इन नंबरों को स्वीकार किया है और एकजुट होकर आगे बढ़ने का अब आह्वान किया है। तो ये एक बड़ा मैसेज यहां से जा चुका है गणेश। लेकिन अभी जो बैठक अब शुरू होने वाली है उसको लेकर और क्या जानकारी? देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर समझने वाली बात होगी, सभी सहयोगी दलों ने साफ तौर से एक शब्द में, एक लहजे में कहा कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे हम उनके साथ खड़े हैं। चाहे जीतन राम मांझी की बात की जाए, चिराग पासवान की बात किया जाए, उपेंद्र कुशवाहा की बात किया जाए। मैं सबसे पहले चिराग पासवान से शुरुआत करता हूँ। चिराग पासवान के साफ तौर से कह रहा था कि किसी तरीके से मुझे कोई चिंता के विषय नहीं है क्योंकि मेरे प्रधानमंत्री मेरे साथ खड़े हैं। वहीं अगर जीतन राम मांझी की बात किया जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहना था हमें किसी भी तरीके से अब किसी अफवाह में नहीं आना चाहिए। जब प्रधानमंत्री खड़े हैं हमें किसी भी तरीके से चिंता करने की जरूरत नहीं। उपेंद्र कुशवाहा को इस तरीके से बात, देखिए अब बीजेपी की कोर कमेटी की यहां पर बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय में पहुंच चुके। अब नामों को लेकर मंथन किया जाएगा कि कौन किस सीट पर किस तरीके से चुनाव लड़ेगा। लगातार आप देख रहे थे कि नामों को कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बीजेपी के जो बिहार के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उन्होंने ट्वीट करते पूरी तरीके से साफ कर दिया है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में नामों को लेकर मंथन किया जाए। हमने देखा था शनिवार और रविवार दोनों दिन दिल्ली के अंदर किस तरीके से सियासी पारा गर्म था, क्योंकि बिहार में चुनाव था लेकिन सियासी का जो पारा था वो दिल्ली में चढ़ा हुआ था। नामों का मंथन किया जा रहा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रोजाना चाहे शनिवार हो या रविवार दोनों दिन 8 से 9 घंटे की मैराथन बैठक चली थी। उस बैठक के अंदर खुद गृह मंत्री अमित शाह तक मौजूद थे। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि बीजेपी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण, बीजेपी के लिए बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण था। और उस उद्देश्य से समझिए कि सुबह करीबन 11 बजे जब बैठक शुरू होती थी, रात को 9:30 बजे तक वो बैठक चलती थी। लगातार मंथन किया जाता था किसी भी तरीके से कहीं पर कोई पेच ऐसा न छूट जाए जिससे चुनाव के अंदर खामियाजा उठाना पड़े। अब जो कोर कमेटी में चर्चा किया गया था, अब यहाँ पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय जहाँ पर मैं मौजूद हूँ फिलहाल, यहाँ पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। नामों का मंथन किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि 101 सीट पर जो चुनाव मैदान में जो उतरेंगे उम्मीदवार, कितनी देर तक उनके नामों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाता है और किसकी किस्मत का ताला खुलता है, बीजेपी का कौन उम्मीदवार बनता है, कुछ ही देर में तस्वीर साफ होगी। और जिस तरीके से अब बीजेपी उन उम्मीदवारों के नामों की सूची आज मध्य रात्रि तक जारी करती है या कल सुबह, यह अब देखने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा सभी को चिंता थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तय होगा, उसको लेकर सभी कयासों को विनोद तावड़े ने ट्वीट करके उसे खत्म कर दिया। अब सबको पता चल गया कि जेडीयू 101 सीट पर और बीजेपी 101 सीट पर। अब बिहार में ना कोई बड़ा भाई है ना कोई छोटा भाई है, सभी वहां पर बराबर चुनावी मैदान में है। अब तैयारी होगी क्योंकि पहले फेज को लेकर नामांकन की प्रक्रिया वहां पर चल रही है। अभी तक किसी को नहीं पता था कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन अब जहां पर मैं मौजूद हूं बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यालय है, यहां पर नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखिए, नामों को लेकर मंथन अब शुरू होगा ऐसा बता रहे हैं गणेश। लेकिन एक बार मैं पटना भी चलती हूँ। पटना में विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अंदर की तस्वीर मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए, अब मैं तस्वीर आपको दिखा रही हूँ जहां पर सीईसी की बैठक अब शुरू हो गई है। नामों को लेकर मंथन यहां पर अब शुरू होगा। उनके नाम पर मोहर लगती है
है, किसको कौन सी सीट से चुनावी मैदान में कहां की क्या कुछ जिम्मेदारी मिलती है, इस बैठक के बाद ही बाहर फिर खबर आएगी। यहां इस बैठक में आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिख रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में ये पूरी बैठक की जा रही है। जेपी नड्डा है, तमाम पार्टी के दिग्गज नेता है, केंद्रीय मंत्री हैं, एनडीए के तमाम साथी हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे, वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन बैठक की ताजा तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर ही आप देख रहे हैं। और एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है, जिसको लेकर पेच फंसा हुआ था, मामला उलझा हुआ था और ये लग रहा था कि तनातनी ये कहीं और ना बढ़ जाए, कहीं फूट ना पड़ जाए, अंदर खाने कुछ गड़बड़ा ना जाए। लेकिन उन सबको साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह ने मिलकर जब बैठक हुई तो हुआ और उसके बाद पिक्चर क्लियर हो गई है। रूठने मनाने का दौर खत्म हो चुका है, अब चुनावी प्रचार में जुटना है। सभी ने खुशी के साथ स्वीकार किया है भाजपा को 101 सीट, जेडीयू को 101 सीट, यानी कि यहाँ पर एकदम सामान्य हो चुकी है स्थिति। कोई भी बड़ा या छोटा भाई नहीं है, एक ही पलड़े पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे और उसी पर चुनावी प्रचार में जुटेंगे। लोजपा रामविलास की अगर मैं बात करूं तो चिराग पासवान को विवेक 29 सीटें मिल रही हैं। उनको पे कहना था कि हमको 40 से 45 चाहिए, उससे नीचे पर बात नहीं बनेगी। और इसी चलते चिराग पासवान की दिल्ली वाले आवास पर विनोद तावड़े बार बार जा रहे थे। कभी सुबह उनकी माताजी से मुलाकात कर रहे थे, फिर शाम को चिराग पासवान का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है। देखिए पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है और आपने जिस बात से शुरुआत की उसी के क्लैरिटी के साथ मैं भी इस बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए ये खबर भले बड़े बड़े मीडिया हाउसेस अपने ढंग से चला रहे थे कि चिराग पासवान 40 सीट चाहते हैं, लेकिन चिराग भी जानते हैं, चिराग के पार्टी के सभी लोग जानते हैं कि एनडीए गठबंधन में जो इनके दल का साइज है, बिहार में जो उनका कद है और जो भाजपा यहां पर हावी है, उसके अनुसार चिराग को कभी 40 सीट मिलने वाली नहीं थी। हाँ, ये अलग बात है कि वो देख रहे थे कि 2025 में जितनी सीटें मैं निकाल पाऊं उसका फायदा हमारे ही दल को होगा। तो वही जो अनुमान लगाया जा रहा था कि 25 से 26 सीटें मिल सकती हैं, तो 25 से 26 सीटें मिल गई हैं। इसमें भी चिराग पासवान अपने आप को, क्योंकि एनडीए में जो बाकी घटक दल हैं, अब जेडीयू तो अपने आप को बीजेपी के बराबर मानती है, लेकिन जो बाकी जैसे हम हैं और जो कुशवाहा की पार्टी है और जैसे चिराग पासवान है, मतलब एलजेपीआर, ये तीनों मिलकर ये कोशिश कर रहे थे कि ये पूरे एनडीए गठबंधन से जितनी ज्यादा सीटें निकाल ली जा सके उतनी निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उसमें वो उतना सफल हो पाए हैं जितना एनडीए का शीर्ष नेतृत्व, खास करके ये कहें कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चाहता था। मान मनोबल का दौर जरूर शुरू हुआ था, क्योंकि चिराग पासवान ने शुरुआत में ये कोशिश, मतलब ये बताने की, ये मैसेज देने की, एक जो होता है कि जो पॉलिटिकल मैसेजिंग होती है, उसकी कोशिश की थी कि वो बताएं कि नाराज हो जाएंगे और अगर वो एनडीए गठबंधन से बिहार में खिसकते हैं तो उसको भारी नुकसान हो सकता है। ये सिर्फ मैसेज देने की कोशिश थी, क्योंकि चिराग पासवान भी ये जानते हैं कि एनडीए गठबंधन से वो नहीं निकलते और उनका निकलना ठीक भी नहीं रहता। बाकी जो दो दल हैं, जैसे हम की बात कर लें जिनको 6 सीटें मिली है, इसके अलावा जो कुशवाहा की क्या कहते हैं उसको आरएमएल है, उसको भी 6 सीटें मिली है। उन लोगों को भी पता है, क्योंकि एनडीए ने पहले से ही, मतलब बीजेपी ने पहले से ही इन लोगों को केंद्र में जिम्मेदारियां दे रखी हैं। इसका 2 कारण था, क्योंकि जब भी वो सोचते हैं, जब राजनीति ऐसे की जाती है तो दूर तलक सोच के की जाती है। उनको पता था कि बिहार इलेक्शन आएगा, तो ये बिहार इलेक्शन में मुख्य चेहरे रहे हैं और ये पाला पहले भी बदलते आए हैं। ऐसा है कि नीतीश कुमार ज्यादा पाला बदलते हैं, इसलिए वो बदनाम है, लेकिन ये जो बाकी छोटे घटक दल हैं बिहार में, वो भी अपना पाला बदलते रहते हैं। तो इसको देखते हुए इनको पहले ही बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व में साथ लिया था कि चलो इनकी जिम्मेदारी कुछ केंद्र में कर देते हैं, तो जब बिहार में सीट शेयरिंग की बात आएगी तो उस समय इनको ये गिनाने के लिए रहेगा कि भैया अगर तुम जा रहे हो तो तुम्हारा ये भी जाएगा, तो वो तो वहां से जाएगा नहीं। तो ये बात तय थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा और जेडीयू के अनुसार जो तय होगा, जो कि ऊपर की खबर है कि उसी के अनुसार ये अपनी सीट पे आएंगे। चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स, अगर उनको 26 सीटें भी मिल गई हैं तो वो भी 26 या 29 सीट, मैं एग्जैक्ट आपको आंकड़ा बता देता हूं, तो वो अपने इस प्रेशर पॉलिटिक्स में कामयाब रहे हैं। और इसके अलावा 29 सीटें मिली हैं, तो उसमें भी जो है मतलब वो अपने जो पॉलिटिक्स है उसको खेलने में कामयाब रहे। 101 सीटें बीजेपी के खाते में आई हैं। यहाँ मैं क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में हूँ तो बहुत आम है कि यहाँ वहाँ के जो नेता समर्थक कार्यकर्ता मिल जाएंगे, ज़रा इनसे बात कर लेते हैं। तय हो गया सीट शेयरिंग, 101 मिल गया। देखिए मिल गया, हमको खुशी। जितने हमारा एनडीए का बैठक है केंद्र में, हमारे अधिकारी राष्ट्रीय से लेके बिहार से लेके सभी एनडीए के अधिकारी, हमारे पार्टी के एनडीए के जितने हैं दिल्ली में और केंद्र संगठन से लेके, ये जो बैठक हो जाए, जो फैसला होगा उस पर हम अड़े हैं और उसमें मंजूर है। और जो आएगा उसको हम लोग बहुमत की सरकार 243 पर एनडीए के सरकार, माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग
तैयार है। और बीजेपी के है ना जी जी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। हम एनडीए के सरकार हैं और माननीय हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं और हमारे चिराग पासवान जी हैं, हमारे बड़े भाई हैं और हम कार्यकर्ता हैं। तो जो राम लक्ष्मण हनुमान जी के बिना हनुमान जी के होगा जो हनुमान कौन है? अरे हनुमान जी हमारे चिराग पासवान जी अच्छा। हैं। तो जब हनुमान जी हैं तो सबको उठा कर लेकर अच्छा राम लक्ष्मण आपने कहा, जी। तो राम लक्ष्मण कौन कौन है? एनडीए में बीजेपी राम है कि जेडीयू राम है? देखिए लक्ष्मण बीजेपी है कि जेडीयू है? हमारा एनडीए के वो हनुमान जी हैं और हमारे वो बड़े भाई राम लक्ष्मण कौन कौन है? राम मतलब बड़ा भाई, तो बड़ा भाई जेडीयू है कि बीजेपी है? ये सब लोग बड़ा है, उनसे सब बड़ा है, मिल गए ना? सब बड़ा है, सब बड़ा है। जब पहाड़ उठता है, जब हनुमान जी पहाड़ उठाते हैं ये जड़ी खातिर, तो राम लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे तो पूरा अनुमान तो तय हो गया। मैं जानना चाहता हूँ इसी तय के लिए हम लोग 243 सीटों पे एनडीए लड़ रही है, सारा सीट बीजेपी जेडीयू एलजेपी हम सबका सीट है। हम लोग 243 पर लड़ेंगे, भाजपा समझे 243 पर लड़ रही है। हम लोग ना नीतीश अलग है ना जेडीयू अलग है, ना हम सब एक साथ है। हमारा मकसद है फिर से पूर्ण से एनडीए की सरकार बनाना, बिहार में विकास करना। हाँ बताइए। आज एनडीए की ये एनडीए के नेतृत्व है ना, हमेशा अच्छा रहा, हमेशा रहेगा। हम लोग जुड़े हुए हैं, चिराग पासवान जी भी हम लोग के एनडीए के साथ साथ चल रहे हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास साथ साथ चलते चलते और क्या कहते हैं टिकट के लिए ठान दिए थे? ऐसा नहीं होता। अरे हुआ था। अरे ऐसा नहीं होता, बात में होता है, बातचीत होती है, प्रस्ताव बनता है, ये तो हमेशा होता है ये बनता। लेकिन देखिए ये पार्टी के राय हुआ सलाह हुआ आपस में उनका भी वर्कर है, तो इससे जो निर्णय तो होता है, ये रास्ता तो निकला भी, वेलकम है, एनडीए को वेलकम है। और बिहार की जनता आपको सोच लिए 225 सीट लेके एनडीए के पक्ष में आ रही है, हमारी सरकार पुनः बन रही है। हाँ इसमें कोई हम लोग सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है, क्या कि हमारा एजेंडा है विकास। सीट शेयरिंग हुई आज सरकार? जी भाई साहब भाई साहब देखिए जब मेरे पिताजी हैं, जब हिसाब मांगेंगे तो बेटा थोड़ा इधर उधर होता है। अच्छा। जब बेटा जब फेल हिसाब हो जाता है, क्लियर हो जाता है ना, तो कोई परेशानी नहीं है। जब हमारे घर में 4 आदमी है तो कुछ होता है, बर्तन एक जगह रहता है तो आवाज आती है, और जब अलग होता है ना तो कोई आवाज नहीं। एलजेपीआर वाला बर्तन ज्यादा खाना खराब। तब हम लोग एक हो गया है, हमारे चिराग भी मान गए, चिराग भी मान गए हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को। भारतीय जनता देखिए उनकर देखिए विधानसभा में जाने के लिए रोड बन गया, वो भी विकास है, मेरे पार्टी में है, और संसद है, मंत्री है, वो भी नहीं चाहेंगे कि ये जंगल राज लाना है। नहीं, ये एनडीए के सरकार 243 और 2025 में बहुमत की सरकार बिहार के अंदर बनाएंगे। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, चिराग पासवान, हमारे मांझी साहब और कुशवाहा सब याद कर करके एक बीच नहीं छूट। स्वाहा। अरे कहाँ जाएंगे? एक भी नहीं छूटा। बीच विपक्षी स्वाहा। जाल मारने वालों को नहीं चाहिए, जंगल राज को नहीं चाहिए, राइफल गोली। ये चश्मा लगा लीजिए, चश्मा। देखिए ये यही खुशबू है भारतीय जनता पार्टी के सिपाही। हम सिपाही हैं, हम तो चंपारण से चल के आए हैं। किस चंपारण से? पूर्वी की पश्चिमी? पश्चिमी चंपारण, जो बेतिया जिला, बगहा जिला, ये सब रसौल। केकर हवा बावन है? अरे सारी एनडीए की सरकार भारतीय जनता पार्टी या मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार को सीना तान करके बनाएंगे चंपारण में। चंपारण जनता है होशियार और आंख और कान खुला हुआ है। और नीतीश कुमार की ये जो डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार और माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो है जोड़ी, अब तो इलेक्शन में वक्त बची है। बेतिया से हैं? हम बेतिया से, हमारा विधानसभा सिकटा है। ये आज जंगल राज का एगो विधायक जी जीते थे, अब उनकर खाता कह रहे ना, वो जो हंसुआ का बाली उनकर बेट हंसुआ ममोड़ के आगे में डाल के बरका के फेंक देंगे, गला देंगे, कमल का फूल खिलाएंगे उसी में। चिंता नहीं करना है। और जितना बगाव है ये सारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, ये जितने 9 विधानसभा है वो हमारे खाता में आएगा नीतीश कुमार जी के एनडीए की सरकार में। तो ये बीजेपी कार्यकर्ताओं का अपना जोश और जुनून है। मैं जो इनसे बात कर रहा था, तो आप देखिए कि आज ही सीट शेयरिंग हुई है, आज ही सीट बटा है और इन्होंने आज सरकार बना दी। मुझे लगता है कि बीजेपी की जो स्थिति है वो इन्हीं कार्यकर्ता और नेताओं की वजह से हुई है। ये जितने ओज से बात करते हैं, जितने एनर्जी से बात कर, जितनी ऊर्जा से बात करते हैं, ये यही है इस पार्टी की सच्चाई। अब देखिए आज सीट शेयरिंग
शेयरिंग हुई और भाई साहब कह रहे हैं कि सरकार बन गई। हालांकि दूसरी बात यह है कि आप जब भी दूसरे बीजेपी के अगर छोटे भी तबके के नेताओं, मतलब मेरा मतलब है कि अगर प्रखंड स्तर के नेताओं से बात करेंगे, जिला स्तर के नेताओं से बात करेंगे, तो उनको शीर्ष नेतृत्व की जो मैसेजिंग है वो इतनी क्लियर है कि मैंने देखा अभी एक भाई साहब नाम ले रहे थे। ठीक है विवेक, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन एक बार मैं अजय आलोक जी की जो प्रतिक्रिया है वो दर्शकों को सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कमोबेश वही फॉर्मूला था जो लोकसभा में फॉर्मूला था। जैसे जैसे लोकसभा जिस अनुपात में लड़े थे उसी अनुपात में सब कोई विधानसभा लड़ रहे हैं। सब में एक सहमति थी शुरू से। अब बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में सब कुछ हो गया, सबने अनाउंस भी कर दिया। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की बैठक हो रही है। अब कल तक हमारे कैंडिडेट्स उतरने लगेंगे, पहली सूची आ जाएगी। तो कुछ पार्टी जो आपके गठबंधन में है वो नाराज चल रहा है, ठीक है भाई? कोई नाराज नहीं है भाई, सबके ट्वीट आ चुके हैं, सबने ट्वीट कर दिया, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, मांझी जी हों, चिराग हों, सबने ट्वीट कर दिया, उत्साह दिखाया है। और निश्चिंत रहिए, ये 5 पांडवों का गठबंधन है, ये 100 कौरवों पे भारी पड़ने जा रहा है। और 2025 225 नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार फिर बनने जा रही है। और एनडीए मतलब ही होता है नरेंद्र, नीतीश, दमदार, असरदार। जहां आप लोग का फाइनल हो गया वहीं पे बात की जाए अगर महागठबंधन का, तो वहाँ पे अभी तक आपस में वो बिहार में कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, तो नरक हैं ही वो लोग, उसमें भी ठेलम ठेली करते रहते हैं। तो करने दें, उनसे हमको क्या मतलब है। हम बिहार की जनता के लिए एक उम्मीद, एक आशा और एक तगड़ी छलांग का विजन लेके आ रहे हैं कि बिहार नींव बन चुकी है। अब एक अगले पड़ाव पे जाना है ताकि 2032 में मोदी जी के नेतृत्व में बिहार एक समृद्ध राज्य बन सके। तो अजय आलोक को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता हैं जो कह रहे हैं गणेश की अब 2025 मतलब 225 सीट और ये 5 पांडव हैं जो 100 कौरवों पर भारी पड़ने वाले हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। देखिए अजय आलोक ने जिस तरीके से कहा, उससे पहले बीजेपी के जो तमाम नेताओं से हमने बात करते थे तो उनका साफ तौर से कहना था कि 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार। तो देखिए अभी तो शुरुआत हुई, सीट शेयरिंग के जो फॉर्मूले तय कर दिए गए हैं। अब इस तरीके से अलग अलग नेताओं के बयान भी देखने को मिलेंगे जो पार्टी के हित में बयान देखने को मिलेंगे। अब चाहे उपेंद्र कुशवाहा की मैं बात कर लूँ, चिराग पासवान की बात कर लूँ या जितेंद्र राम मांझी के, सभी के ट्वीट आ गए। इन सभी का साफ तौर से कहना है कि सौहार्दपूर्ण में हमारी सीटों का बंटवारा हो गया है। हम अब आगे विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे और अब अपने अच्छे से वहां पर प्रदर्शन करने के प्रयासरत रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से पहली बार इस बार विधानसभा के चुनाव में एक जो नई चीज देखने को मिली है कि बिहार में एनडीए में इस बार कोई बड़ा ना कोई छोटा भाई, यानी सभी बराबर है, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो। ये अपने आप में पहली बार इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली है। जो भी आपने सुना अजय आलोक को, उन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से जो समीकरण था लोकसभा चुनाव के दौरान, उसी समीकरण के तहत हमने विधानसभा चुनाव का सीट बंटवारा किया है। तो यानी अब पहली बार यह समझिए, दोबारा से मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि बड़ा भाई छोटा भाई का कॉन्सेप्ट अब बिहार में खत्म हो गया है। अब जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू ने दोनों 101 सीट पर चुनावी मैदान में गए। अब रही बात चिराग पासवान जो 40 से 30 सीटों पर अडिग थे, 29 सीट पाने में यहाँ पर कामयाब हुए हैं। ये अपने आप में चिराग पासवान के लिए इतने से कहें ये बड़ी जीत कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि 30 से 40 सीटों पर उनका अडिग थे। नित्यानंद राय कई बार उनके घर पे गए, उनसे मुलाकात किया, खुद विनोद तावड़े गए मुलाकात करने। बिहार चुनाव के हमें याद है वो 2020 का समय जब चिराग पासवान ने 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था जेडीयू के एकदम खिलाफ। हालांकि बीजेपी के प्रत्यक्ष तौर पर खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे थे और वहां पर भी एक ही सीट जीत पाए मुश्किल से। उपेंद्र कुशवाहा तो एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। विवेक श्रीवास्तव पटना में मौजूद हैं। तो विवेक, इनके पास विकल्प कुछ और बचता नहीं था, यहां मानने में ही इनका फायदा था। बिल्कुल, यहाँ इनको मानने में ही फायदा था और वही हुआ है जो पहले से लगभग तय था। कुछ नया नहीं हुआ है। और अब आप सोचिए कि अब वो कोशिश तो यही की जाती थी, क्योंकि अगर ये मौका छूटा तो 5 साल के बाद आएगा। अब 2025 में जो सीट की डीलिंग हो जाएगी उसके बाद फिर 2030 में होगी। तो इससे लिए वो कोशिश कर रहे थे कि जितना अपने पाले में आ पाए आ जाए। इसीलिए जो बाकी घटक दल थे वो हवा बना रहे थे और प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे थे। लेकिन एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को जो मंजूर था वही हुआ। दिल्ली में सबको बुलाया गया, बिठाया गया और जो वहां पर फॉर्मूला जो दिया गया उसको सबने स्वीकार किया। और ये स्वीकार्यता ही है कि सब लोग अपने अपने हैंडल से एक्स से पोस्ट कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि नहीं, हमको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक साथ होके और तब बिहार में
चुनाव लड़ेंगे। ये यही संदेश देने की कोशिश है और ये फॉर्मूला पहले से तय था। हाँ, कुशवाहा जरूर कह रहे थे बीच में, उन्होंने आपने देखा होगा कि एक्स पर पोस्ट करके ही उन्होंने बताया था कि देखिए जो जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, अभी सीट फाइनल नहीं हुई है। उन्होंने संदेश देने की कोशिश की थी क्योंकि उनकी जो मुलाकात की तस्वीर आई थी पवन सिंह के मुलाकात के बाद, उसके बाद वो गायब हो गए थे। उसके बाद सिर्फ एक पोस्ट किया था। जब वो दिल्ली पहुंचे तो वही फॉर्मूला तय हो गया, वही मान लिए, एक्स पर पोस्ट किया और इससे अब संदेश साफ हो गया है। अब एनडीए गठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं वो अब लग जाएंगे, अब जो है नाम फाइनल हो जाएंगे। पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे, पार्लियामेंट में हमको एक सीट मिली थी तो हम क्या थे, नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान का निर्णय है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई किसी के पास शिकायत नहीं है। तो हमें जो मिला है हम एकदम संतुष्ट हैं, कोई नाराजगी नहीं है, ये कहा है जीतन राम मांझी ने। और एक के बाद एक ट्वीट आ रहे हैं, ये क्लियर एक मैसेज दिया जा रहा है कि जो एक तकरार थी सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर वो एकदम साफ हो चुकी है। एनडीए एक है, लेकिन इस एनडीए में जेडीयू और बीजेपी के बीच कोई बड़ा ये छोटा भाई नहीं है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला।